हेलो गाइस, माई सेल्फ शुभम अग्रवाल फ्रॉम टीम आशीष। तो अब अपन आ गए वाटर सॉल्युबल विटामिन के ऊपर। सबसे पहले विटामिन B1, ठीक है। इसका नाम होता है थियामिन, विटामिन B1। अब अपन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन पढ़ेंगे। वाटर सॉल्युबल में कौन कौन से होते हैं? बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ठीक है। तो ये अपन को कंप्लीट करना है। बी कॉम्प्लेक्स में B1, B2, B3, B5, B7, B6 एंड B9 एंड B12, ठीक है। ये देखेंगे। अब ये बी कॉम्प्लेक्स को साथ में रखने का क्या कारण है? अगर आप पूछो कि बी कॉम्प्लेक्स इनों को सबों को मिला के बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज इन सब ये जो सब है ये को एंजाइम फंक्शन होता है इनका। और आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन पे इनों में से क्वेश्चन भी आता है कि ये सबके को एंजाइम्स जो अपन साथ साथ में एक्टिव फॉर्म पढ़ेंगे वो कहाँ कहाँ रिलेट हो रहे हैं। तो अपन ने जितना भी मेटाबॉलिज्म अभी तक पढ़ा है वो सब मेटाबॉलिज्म आपका रिवीजन इस विटामिन की सीरीज़ में हो जाएगा, ठीक है। कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में है, कौन सा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में है। जैसे ये वाला जो है ये अपना कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से लिंक करेंगे अपन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विटामिन B1। इसका क्या नाम है? थियामिन। देखो, एक तो होता है थियामिन, इसको मैं थियामिन बोलता हूँ, कई लोग थायमिन भी बोलते हैं। और एक ये होता है, ये दोनों अलग है। ये तो क्या है, बेस पेयर है। अपन ने न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म में पढ़ा था DNA के अंदर। तो इसमें Y आता है, इसको थायमिन बोलते हैं। और ये जो है ये थियामिन है, विटामिन B1, ठीक है। तो थियामिन बोलना ज़्यादा सही है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अब वैसे ही देखेंगे, इसको भी सोर्स देखेंगे, उसकी RDA, उसकी स्ट्रक्चर की थोड़ी बहुत बात कर लेंगे, फिजियोलॉजिकल रोल देखेंगे और डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस देखेंगे, ठीक है। तो सोर्सेज की अगर अपन बात करें, सबसे पहले सोर्सेज किस किस में होता है ये, तो मेजरली ये प्रेजेंट होता है एल्यूरोन लेयर जो होती है सीरियल्स की, एल्यूरोन लेयर ऑफ सीरियल्स जो कि आपकी फूड ग्रेन्स होती है उनके एल्यूरोन लेयर के अंदर होता है ये, ठीक है। आउटर जो लेयर होता है, ठीक है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसीलिए जो कहते हैं कि जो होल व्हीट एंड जो होल व्हीट फ्लोर जो होता है एंड अनपॉलिश्ड राइस जो होते हैं, अनपॉलिश्ड राइस जो होते हैं, इनों की बेटर न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है देन पॉलिश्ड राइस, ठीक है। आजकल ये पॉलिश्ड रिफाइंड फूड खाने लग गए, उसके कारण ये विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। क्योंकि ये विटामिन B1 डिस्ट्रॉय हो जाता है, आउटर एल्यूरन लेयर में होता है, और वो अगर अपन हटा देवे, पॉलिश कर देवे तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। इसलिए होल व्हीट एंड होल फ्लोर अनपॉलिश्ड राइस में ये बहुत ज़्यादा होता है। एल्यूरन लेयर रिच सोर्स है, ठीक है। उसके अलावा ईस्ट जो होता है वो भी इसका बहुत अच्छा गुड सोर्स है, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ सोर्सेस अपन ध्यान रख लेंगे, ठीक है। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर अपन को ध्यान नहीं रखना है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, पर अपन एक बार डिस्कस तो ज़रूर करेंगे। स्ट्रक्चर बनाएंगे नहीं, बस बात करेंगे कि पिरिमिडीन की रिंग होती है इसमें। थियामिन में क्या होता है कि इसका इट कंटेन्स पिरिमिडीन रिंग कनेक्टेड टू थायाजोल रिंग, ठीक है। पिरिमिडीन की रिंग होती है और उसके साथ में थायाजोल की रिंग होती है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। और ये कनेक्टेड किससे होता है? बाय मीन्स ऑफ मिथाइलिन ब्रिजेस, मिथाइलिन ब्रिज के थ्रू ये कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है अपन को। और ये जो थियामिन फिर है, ये जो अपन ने स्ट्रक्चर बात करा, पिरिमिडीन की रिंग और थायाजोल रिंग कनेक्टेड है मिथाइलिन ब्रिज से, ये इसके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और इसका एक्टिव फॉर्म होता है TPP। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अपनी बात है, थियामिन पायरोफॉस्फेट, ठीक है। ये इसका एक्टिव फॉर्म है। हर विटामिन का एक्टिव फॉर्म याद रखना है, ये ही अपने कोएंजाइम फंक्शन में अपन इससे ही देखेंगे, ठीक है। TPP से कई चीज़ें याद आई भी होगी, नहीं आई हो तो कोई बात नहीं, अपन करेंगे। और ये कैसे कन्वर्ट होता है, जैसे ये जो स्ट्रक्चर था ना, इसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाते हैं और इसमें ये TPP में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो थियामिन से थियामिन पायरोफॉस्फेट TPP ट्रांसफरेस की मदद से होता है, ठीक है। और इसमें ATP की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ATP से AMP बनता है। तो ये आपका एक्टिव फॉर्म बन गया अपना, ठीक है। अब अपन ने बात कर ली है, अब अपन फिजियोलॉजिकल रोल देखते हैं इसका, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल रोल जो है ये अब एक्टिव फैम, आपका कॉमन क्वेश्चन ऐसा आता है कि कोएंजाइम फंक्शन बताओ विटामिन के। तो जैसे विटामिन B1 का ये TPP पढ़ा, विटामिन B3 का अपन NAD पढ़ेंगे। तो ये सब जो कोएंजाइम्स अपन पढ़ रहे हैं उनकी सबकी रिएक्शंस अपन को पता होनी चाहिए जो अपन ने देखी थी। तो ये TPP अपन ने कहाँ पढ़ा था, देखते हैं, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल रोल मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये किस में काम आता है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस के अंदर, ठीक है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, इसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ा था अपन ने। क्या हो रहा था? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस क्या करवा रहा था? जो अपन ने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ी थी, पायरुवेट था, और उस पायरुवेट से ये क्या कर रहा था? इरिवर्सिबल स्टेप मैंने बताया था, एसिटाइल कोएंजाइम है प्लस CO2, ठीक है। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम में बन जा रहा था, ठीक है। और कौन सा एंजाइम है?
कौन सा एंजाइम था? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, पीडीएच एंजाइम था, ठीक है। तो ये बात अपन को ध्यान हो गई। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कीटो एसिड्स इसका मेन रोल होता है, ठीक है। और ये पीडीएच रिएक्शन अपन ने देखी थी। दूसरी और कुछ याद आ रहा है? अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेस, ये कहाँ पे देखा था? हाँ, कहाँ पे? क्रेब्स साइकिल के अंदर। ये क्या करवा रहा था? अल्फा कीटो ग्लूटरेट को सक्सिनाइल को एंजाइम ए के अंदर, ठीक है। कौन सा एंजाइम? अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेस, ठीक है। ये एंजाइम, इसमें क्या किसकी ज़रूरत थी? वही NADH, H+ बन रहा था NAD+ से, ठीक है। और TPP को एंजाइम था, अपन ने वहाँ देखा था ना। तो ये को एंजाइम अपन रिएक्शन पढ़ते वक्त इतना ध्यान नहीं देते, छूट जाती है, तो इसलिए ये एक रिवीजन टाइप का कि ये ध्यान रहे आपको, ठीक है। और ये इसकी मेन रोल भी है। और TPP कहाँ देखा था? एक याद आ रहा है? HMP शंट में कहीं देखा था क्या? ट्रांस कीटोलेज रिएक्शन जो अपन ने HMP शंट के अंदर देखी थी, उसके अंदर भी TPP का रोल था, ठीक है। तो ये 3 रिएक्शन आपको कभी नहीं भूलनी है। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस रिएक्शन, अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेस और ट्रांस कीटोलेज रिएक्शन, ठीक है। और ये जो अपन ने पढ़ा था PDH जो है और अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेस जो है, इनमें अगर अपन पहले से ही मैं आपको बता दूं तो इसमें कौन कौन से कोएंजाइम्स लगते हैं? मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स थे ना ये। तो इनके अंदर देखो, एक विटामिन B1 तो अपन ने पढ़ लिया TPP, ठीक है। विटामिन B3 पढ़ेंगे जब NAD भी लगेगा इसमें, ठीक है। विटामिन B2 का एक्टिव फॉर्म होता है FAD, वो भी लगेगा, ठीक है। B1 B2 B3, ठीक है। फिर विटामिन B5 का एक्टिव फॉर्म होता है कोएंजाइम है, वो भी लगेगा, और एक और लाइपोइक एसिड। तो ये 5 कोएंजाइम जो होते हैं ये रिक्वायर होते हैं इन दोनों रिएक्शंस के लिए, ठीक है। तो ये जहाँ जहाँ मैं B2 पढ़ाऊँगा जब भी ये रिएक्शन बताऊँगा, B3 पढ़ाऊँगा जब भी ये रिएक्शन बताऊँगा, B5 पढ़ाऊँगा जब भी ये रिएक्शन बताऊँगा, ठीक है। तो ऐसे लिंक करके अपन को अच्छे से चीज़ें याद रखनी है। और विटामिन B1 का मेन फंक्शन एक और इम्पॉर्टेंट क्या होता है? ट्रांसएमिनेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ओह सॉरी, ट्रांसएमिनेशन का बायो फिजियोलॉजिकल रोल क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है। नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन में भी B1 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए इसकी डेफिशिएंसी में अपन पढ़ेंगे, न्यूरोपैथीज हो जाती है, वो अपन देखेंगे आगे, ठीक है। तो इन तीनों रिएक्शन से अपन को क्या समझ में आया कि इसका कौन से मेटाबॉलिज्म में ज़्यादा रोल है विटामिन B1 का? मेन रोल ऑफ TPP जो है वो आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर है, ठीक है। तो अगर मान लो रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी विथ इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कि अगर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट डाइट में ले रहे हो तो ज़्यादा इनका मेटाबॉलिज्म होगा, तो उसकी रिक्वायरमेंट B1 की बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आपको डाइट में ज़्यादा लेने पड़ेंगे वो, ठीक है। अपन ने RDA की बात नहीं करी थी, RDA की मैं बात करता हूँ यहाँ पे। तो RDA जो होता है इसका डिपेंड अपॉन कैलोरी इनटेक, कि कितनी कैलोरी आप ले रहे हो डाइट के अंदर, ठीक है। इसका जो एक रिलेशन होता है कि 0.5 मिलीग्राम पर 1000 कैलोरी, ठीक है। कि अगर 1000 कैलोरी आप डाइट में ले रहे हो तो 0.5 मिलीग्राम लेना पड़ता है। ओवरऑल अगर अपन मान के चले तो 1 to 1.5 मिलीग्राम पर डे इसकी RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस होती है, ठीक है। तो ये अपन ने RDA की और बायोकेमिकल फंक्शंस की बात कर ली, ठीक है। अब अपन देखते हैं डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस, ठीक है। डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस, तो डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन अब आपको याद करनी है चीज़ें। तो इसका जो मेजर जो डेफिशिएंसी होती है B1 की डेफिशिएंसी से, नीट में भी आपने पढ़ा होगा, उसको बोलते हैं बेरी बेरी, ठीक है। तो बेरी बेरी ये एक सिमहला वर्ड है, इस वर्ड का मतलब होता है वीकनेस, ठीक है। कौन सा वर्ड है कौन सी भाषा का वो तो ध्यान नहीं रखना, पर इस वर्ड का मतलब होता है वीकनेस। तो इसमें अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे कि एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगती है, डिस्पेप्सिया डिस्पेप्सिया और हैवीनेस और एक्सट्रीम वीकनेस होती है पर्सन में, ठीक है। पेशेंट बहुत वीक फील करता है और एग्जॉस्ट हो जाता है, एग्जॉस्टेड अर्ली। ऐसी कुछ हिस्ट्री अपन को ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। कि वीकनेस होगी, पेशेंट फील वीक्स एंड गेट एग्जॉस्टेड ईजिली, ठीक है। अब बेरी बेरी, अब इसके भी 3 टाइप अपन पढ़ेंगे, ठीक है। एक पढ़ेंगे वेट बेरी बेरी, एक पढ़ेंगे ड्राई बेरी बेरी, और एक पढ़ेंगे इन्फेंटाइल बेरी बेरी, ठीक है। तो इसको अपन अब करते हैं डिस्कस। तो सबसे पहले अपन देखते हैं वेट बेरी बेरी। अब ये क्वेश्चन बहुत आता है कि वेट और ड्राई में क्या डिफरेंस है। तो वेट बेरी बेरी में जो होते हैं वो कार्डियोवास्कुलर मैनिफेस्टेशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर मैनिफेस्टेशंस प्रीडोमिनेंट होते हैं, तो ऐसे ध्यान रख सकते हो। और जो ड्राई बेरी बेरी जो होती है ना, उसमें जो CNS के मैनिफेस्टेशंस जो होते हैं वो ज़्यादा दिखते हैं, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मैनिफेस्टेशंस
ज़्यादा दिखता है, ये बात ध्यान रखनी है। तो ऐसे ध्यान रख सकते हो कि वेट बेरी बेरी है तो कौन सा, वेट मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कौन सा होता है, हार्ट वाला, तो उसमें क्या होता है ब्लड, तो ब्लड क्या होता है वेट, तो वेट बेरी बेरी, और सीएनएस में ड्राई बेरी बेरी, ऐसे ध्यान रख सकते हो, ठीक है, अपनी अपनी मर्जी जैसे ध्यान रखना है। तो वेट बेरी बेरी में कार्डियोवास्कुलर मैनिफेस्टेशंस होते हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, इडीमा हो जाता है ऑफ फेस, इडीमा ऑफ फेस, लेग्स, ट्रंक, ठीक है, इडीमा हो जाता है, और सीरियस कैविटीज़ में भी फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है, उसमें भी इडीमा हो जाता है, ठीक है। तो ये इसके मेन फीचर्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर मैनिफेस्टेशन है तो क्या होगा पेशेंट में, पाल्पिटेशन, ब्रेथलेसनेस, ठीक है, ब्रेथलेसनेस होगी, डिस्टेंडेड नेक वेन्स, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स अपन को याद रखने हैं, ठीक है। तो ये कार्डियोवास्कुलर मैनिफेस्टेशंस, और इसमें पर्सन की डेथ जो होती है वो किस वजह से होती है, ड्यू टू हार्ट फेलियर, ठीक है। अगर एक्सट्रीम अपन ने ट्रीटमेंट नहीं किया तो डेथ हो जाएगी ड्यू टू हार्ट फेलियर, तो ये कार्डियोवास्कुलर मैनिफेस्टेशंस वाला हो गया। अगर ड्राई बेरी बेरी की बात करें तो इसमें कौन सी होती है, सीएनएस मैनिफेस्टेशंस, ठीक है। इसमें एक्सट्रीम वीकनेस हो जाती है तो वॉकिंग बिकम्स डिफ़िकल्ट, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सीएनएस की मैनिफेस्टेशंस है तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, सेंसरी डिस्टर्बेंस, ठीक है, सेंसरी डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है, लीड्स टू, और एंड में लीड्स टू कंप्लीट पैरालिसिस, ठीक है, एंड में कंप्लीट को पेशेंट को कंप्लीट पैरालिसिस हो जाएगा, तो इसमें सीएनएस मैनिफेस्टेशंस। और तीसरा अपन ने क्या बात करी थी, कौन सा होता है, इन्फेंटाइल बेरी बेरी, ठीक है। अब इन्फेंटाइल बेरी बेरी नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा इन्फेंटाइल बेरी बेरी में, कि इन्फेंट्स जो है वो, जो इन्फेंट्स है वो पैदा हुए मदर से, और वो मदर को थी डेफिशिएंसी, ठीक है, मदर को थी B1 की डेफिशिएंसी, ठीक है। तो इसमें भी वही वीकनेस, तो इसलिए रेस्टलेसनेस और स्लीप, ठीक है, रेस्टलेसनेस और स्लीपनेस होगी चाइल्ड में, वही वीकनेस वाले फीचर्स है। पर ये ध्यान ये रखना है कि इन्फेंट्स में हुआ है, क्यों हुआ, क्योंकि मदर में B1 की डेफिशिएंसी थी, और ये एक्यूट फल्मिनेंट फॉर्म होता है, एक्यूट फल्मिनेंट फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये अपन ने बात करी सबसे पहले बेरी बेरी की। दूसरा इसका मैनिफेस्टेशन होता है वो भी बेरी बेरी से रिलेटेड है, उसको अपन स्पेसिफिक नाम देते हैं वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी डेफिशिएंसीज होता है, B1 की, हर बार MCQ या फिल इन द ब्लैंक कुछ भी आ सकता है। तो ये वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम, ठीक है, इसको अपन सेरेब्रल बेरी बेरी भी कहते हैं, सेरेब्रल बेरी बेरी भी कहा जाता है वर्निके कोर्साकॉफ सिंड्रोम को। और ये किस में देखने को मिलता है, क्रॉनिक एल्कोहलिक्स जो होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है अपन को, ठीक है। क्योंकि अल्कोहल क्या करता है, अल्कोहल जो होता है वो डिक्रीज़ कर देता है एब्जॉर्प्शन ऑफ थियामिन का, ये थियामिन का एब्जॉर्प्शन को कम करता है, और जो अपन ने थियामिन से अपना जो एक्टिव फॉर्म TPP बन रहा था उसको भी ये कम कर देता है, ठीक है। एंड डिफेक्टिव कन्वर्जन ऑफ थियामिन टू TPP, ठीक है। तो एक्टिव फॉर्म नहीं होगा तो इसकी डेफिशिएंसी मैनिफेस्ट होगी, इसलिए क्रॉनिक एल्कोहलिज्म में मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। और इसका नाम क्या बोला अपन ने, सेरेब्रल बेरी बेरी, तो इसमें न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलेंगे अपन को, ठीक है। तो ये अपन को याद रखने कौन कौन से, एन्सेफेलोपैथी, ठीक है, क्या क्या फीचर्स होंगे, ऑप्थेल्मोप्लेजिया, निस्टैग्मस एंड सेरेबेलर अटैक्सिया, सेरेबेलर अटैक्सिया, उसको कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, और साइकोसिस के फीचर्स देखने को मिलेंगे साथ ही साथ में, ठीक है। तो इसको वर्निके साइकोसिस भी कहते हैं, वर्निके कोर्साकॉफ सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है। क्रॉनिक एल्कोहलिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। और क्या होगा इसकी डेफिशिएंसी से, पॉलीन्यूराइटिस हो जाएगा, और ये भी जो होता है कॉमन इन एल्कोहलिक्स, जो क्रॉनिक एल्कोहलिक्स है उनमें कॉमन होता है, वही सेम रीज़न, एल्कोहल क्या करेगा, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन करेगा थियामिन का, और क्या करेगा, इनिबिट करेगा थियामिन से थियामिन पायरोफॉस्फेट बनने के अंदर, इसलिए, ठीक है। अब मान लो, अब आप मेरे को बताओ, अपन ने देख लिया है, तो थियामिन की अगर किसी में डेफिशिएंसी है तो अपन ने क्या बात करी थी, ये क्या करवा रहा था, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, जो पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में बन रहा था, ठीक है। अब इसकी डेफिशिएंसी है तो ये नहीं बनेगा, तो ये पायरुवेट ज़्यादातर किस में डाइवर्ट हो जाएगा, अपनी ग्लाइकोलाइसिस में, लैक्टेट बनेगा। तो लैक्टिक एसिडोसिस भी जो इसका फीचर है होता है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बात ध्यान रखना अच्छे से, मतलब नहीं भी ध्यान हो तो भी ये अपन ने मेटाबॉलिज्म पढ़ा उससे लिंक कर सकते हैं, ठीक है। पर ये बात क्यों होता है लैक्टिक एसिडोसिस, कोई पूछे तो ये समझाना आना चाहिए, ठीक है। और इसकी डेफिशिएंसी कैसे मैनिफेस्ट करती है, हॉरिजॉन्टल रिजेस हो जाते हैं नेल्स के अंदर,
नेल्स के अंदर इसकी मैनिफेस्टेशंस कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल रिजेस इन नेल्स, ये भी बात ध्यान रहे तो रखना। बाकी बेरी बेरी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वर्निके कोर्साकॉफ सिंड्रोम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अब मेरे को बताओ बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटी क्या होगी इसके अंदर। किसी पर्सन में अगर थियामिन की डेफिशिएंसी है तो बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटी क्या क्या देखने को मिलेगी, जिसमें थियामिन की डेफिशिएंसी है। थियामिन की डेफिशिएंसी है तो लैक्टिक एसिडोसिस होगी। कैसे होगी वो अपन ने देख लिया, ठीक है। पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम नहीं बनेगा तो लैक्टेट बनेगा, ठीक है। लैक्टिक एसिडोसिस होगी। और क्या होगा, अल्फा कीटोग्लूटरेट का लेवल बढ़ जाएगा, पायरुवेट का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि अल्फा कीटोग्लूटरेट का भी ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन नहीं हुआ, पायरुवेट का भी ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन नहीं हुआ। और एरिथ्रोसाइट में ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसकीटोलेज रिएक्शन में भी इसका रोल है, ठीक है। तो मेजर इस वीडियो में अपन को इसमें क्या ध्यान रखना है कि इसके जो है कोएंजाइम फंक्शन क्या क्या है, ये टीपीपी के कोएंजाइम फंक्शन क्या क्या है। तो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ये तीनों रिएक्शन अच्छे से अपन को करनी है। नोट्स में पूरी अच्छे से लिखी है अपन ने, और बाकी अपन ने मेटाबॉलिज्म में डिस्कस करी है, ठीक है। और इसकी डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन से बेरी और वर्निके कोर्साकॉफ सिंड्रोम, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें है इसके अंदर, ठीक है। और एल्यूरोन लेयर में होता है सोर्सेज RDA 1 to 1.5। कार्बोहाइड्रेट डाइट पे डिपेंड करेगा, अगर डाइट ज़्यादा है कार्बोहाइड्रेट तो ज़्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये विटामिन B1 था, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और कमेंट में बताना कैसा लग रहा है, ठीक है।